चलिए बेटे, अल्केन्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो नहीं भेज पाए, एकदम दिमाग से उतर गई। ठीक है, उसको भी भेज देंगे आज ही सारा। और जिनका भी एग्जाम्स हो जा रहा है, प्लीज इन टॉपिक को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक की जरूरत है 12th स्टैंडर्ड में। यदि स्कूल में नहीं भी आ रहा है तो टॉपिक की हम लोग को बहुत जरूरत है। Alkanes we are going to start. सबसे पहले देखो क्या है अल्केन्स का फॉर्मूला। इसको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का वर्ड सुना है कभी? अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। कोई बताओगे व्हाई आर दे कॉल्ड पैराफिन्स? अल्केन, अल्कीन, क्या वर्ड बोला जाएगा? कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत जल्दी बॉन्ड टूटता नहीं है, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला 10th में आप पढ़ के आ रहे हो, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है, राइट? अब इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे, इसका प्रिपरेशंस कैसे होगा, पूरा इसका जो होमोलोगस सीरीज है, इसका प्रिपरेशंस कैसे कैसे हम लोग के सिलेबस में बताया गया है, किस किस चीज से हो सकता है इसका प्रिपरेशंस। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में बिठाओगे कि किस चीज से ये बन सकता है। तो ये हमारा आएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा आता है फ्रॉम हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स में दो मेथड है यहाँ पर, एक है नॉर्मल रिडक्शन एंड दूसरा है वुड्स रिएक्शन। तो ये जिसके भी स्कूल में अभी एग्जाम्स हैं आया भी होगा, वुड्स रिएक्शन पर नोट्स आता है। तीसरा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। दो मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहला आपका जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम एंड दूसरा है कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीन चीज है जिसमें हम पहले क्या बोल रहे हैं, सुन पा रहे हो? वुड्स रिएक्शन है एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको उठाना है ये चीज। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ये जो एल्कीन्स की बात आई है, तुम एक तरह से सोच लो कि जो सब्सटेंस CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको ध्यान से देखना। एल्कीन मींस दिस सब्सटेंस। ये इथीन हम एक एग्जांपल लिए, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इथेन। ठीक है, तो होता क्या है, कैसे होगा, तुम देखना यहाँ पर दो हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। दोनों तरफ H जुड़ जाएगा, दोनों तरफ H का जोड़ना है। ठीक है, इधर एंड इधर, इट्स गोइंग टू मेक CH3CH3। ethene is converted into ethane। यह नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, दो ये बॉन्ड टूटेगा आपका। यहां से भी इथीन से जैसे इथेन बन गया, तो इथाइन में भी ये देखना कौन सा रिएक्शन हो रहा है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको बताए हैं, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन जा रहा है, एडिशन रिएक्शंस। पूरा का पूरा रिएजेंट पाई बॉन्ड को तोड़ करके अगल बगल जुड़ जाता है। यहाँ भी आपका सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा एंड दिस गोज फॉर हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्या रिजल्ट देगा दोनों तरफ H जुड़ जाने से? CH3CH3।
means this is ethyne. Ethyne is converted into ethene. ये बात समझ में आ रही है कि इथीन से आप इथेन, इस रिएक्शन का यूज क्या है, कन्वर्जन आपको आ जाता है. हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन टू इथेन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू इथेन. मतलब कोई भी अल्कीन, आपको पता है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये जब भी इसको पढ़ते रहोगे ना तो एक इंटेंशन के साथ पढ़िएगा कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या है. इस रिएक्शन का इस्तेमाल इस सेंस में कि लाइक ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड. ये बात को ध्यान रखना. ये जैसे इसके बारे में यूज किया जाता है कि इसका कॉम्पोजिशन आपका वनस्पति ऑयल में है. वनस्पति ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है, और ये डालडा. इससे थोड़ा सा अवेयर हो गए इस रिएक्शन से पहले भी आप. सेकंड आते हैं फ्रॉम हैलोएल्केन्स. ठीक है, हैलोएल्केन्स में क्या है, जैसे ये हैलोएल्केन है, दो चीज यूज करेंगे. Zn प्लस Zn इन डाइल्यूट HCl की बात आएगी. तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो HCl देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहाँ पर. HCl टूटा है ये, और टूटने का जो अंदाज है हम आपको बताए हुए हैं कि जब भी बॉन्ड टूटता है या तो होमोलिटिक बॉन्ड टूटेगा या हेटेरोलिटिक बॉन्ड टूटेगा. तो Zn के प्रेजेंस में ये HCl आपका होमोलिटिक गया, और यहां ध्यान रखिएगा इसको फोर्स करेगा उसी तरह से टूटने के लिए, ऐसा फ्री रेडिकल की तरह. होमोलिटिक डिजाइन में कैसा बॉन्ड टूटा, ये हम आपको सिखा चुके हैं कि पहले रिएजेंट टूटेगा और जिस अंदाज में रिएजेंट टूटता है वो फोर्स करता है सबस्ट्रेट को वैसे ही टूटने में. यदि ये खुद होमोलिटिक टूटेगा तो ये इसको भी फोर्स करेगा होमोलिटिक टूटने में. होमोलिटिक से आपको फ्री रेडिकल बनता है. फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इस R के साथ ये H आ गया, ठीक है, और ये Zn जो है, ये Zn आपका कंबाइन करेगा इस Cl से और इस X से, मतलब Zn Cl. तो ये रह गया आपका एल्कीन. फिर से एक बार ध्यान से देख लियो. CH3 क्लोरोमीथेन, reacts with Zn plus HCl. ठीक है, क्या बना करके रखेगा यहां पर, ये देख लो, ZnCl2 प्लस CH4. ये पहले टूटा, कैसे टूटा, नॉट एज अ, ये इस अंदाज में होमोलिटिक. होमोलिटिक में क्या होता है, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल आया है, और Zn इज अ मेटल. आपको पता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये दोनों Cl उससे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ZnCl2 बनेगा. CH3 combines with this H, it makes CH4. So this is your methane. ठीक है, तो सेकंड हम लोगों ने बोला था फ्रॉम हैलोएल्केन, हैलोएल्केन गॉट कन्वर्टेड इनटू मीथेन. ये बात हमको समझ में आ रही है. नेक्स्ट व्हाट डू वी टेक, नंबर 3. ये हो गया आपका A हुआ, एंड दिस इज B. वुड्स रिएक्शन. देखो, देखना बेटा, यहाँ पर आप लोग सब लोग सुन रहे हो, हाँ ना, कुछ बोलो. यस मैम. यस मिस. बेटा मिस सो जाएगी फिर, ऐसे ऐसे चुप रहोगे तो. So keep speaking in between. हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, बेटा बोलते रहिए, keep speaking something, otherwise miss will sleep. This time is very bad time बेटा, 9 o'clock. चलिए, वुड्स रिएक्शन एकदम बिल्कुल अलग मजेदार है इस सेंस में, जैसे बेटा ये पहला आपको नेमिंग रिएक्शंस हम बता रहे हैं, जिस पर कि आपको 11th में जिसके जिसके स्कूल में अभी एग्जाम्स होने वाला है, इससे आएगा, ये नोट्स लिखने आएगा इस पर. तो कैसे लिखेगा, कैसे, व्हाट स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू से हियर. ये हैलोएल्केन्स जो हैं, हैलोएल्केन मॉलिक्यूल्स
प्लूरल में जाएगा, combined with sodium in dry ether. In dry ether and results in haloalkene molecules combined with sodium in dry ether and results in the formation of alkane with double number of carbon atoms. Formation of alkane with double number of carbon atoms. ये समझ रहे हो? Yes, ma'am. देखो क्या क्या मीन कर रहे हैं, जैसे हम क्लोरोमीथेन उठाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। यदि कॉपी पास में है तो इसी प्रैक्टिस के लिए आप लिख लीजिए इसको। CH3Cl है क्लोरोमीथेन, एक साथ दो मॉलिक्यूल, ये रहा सोडियम, दूसरा ClCH3, एक साथ दो सोडियम। अच्छा, इनके बारे में अच्छे से ध्यान से रखना, सोडियम का अफिनिटी है हाइड्रोजन को खींचना, तो एक सोडियम हुआ, एक Cl को खींचेगा, दूसरा सोडियम दूसरा Cl को खींचेगा। जैसे दो सोडियम हम लोग उठाए तो सोडियम Cl को खींचा और सब होमोलिटिक होगा। मतलब बॉन्ड टूटने का अंदाज कैसा है? होमोलिटिक, क्योंकि सोडियम को चाहिए न्यूट्रल एटम जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे सके दोस्ती के टाइम में। आपको मालूम है कि हर रिएक्शंस में हर एलिमेंट का अपना मकसद होता है, तो वो दूसरे एलिमेंट को दे सके, इलेक्ट्रॉन दान कर सके। तो यहाँ पर यही चीज होता है होमोलिटिक के तहत, ये सोडियम Cl को इलेक्ट्रॉन देगा और इसको भी फोर्स करेगा होमोलिटिक टूटने के लिए। तो आपको मालूम है होमोलिटिक में अपना अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो गए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बन गया 2NaCl and next thing is what? CH3CH3. This kind of thing is made. Ethane. This is sodium chloride and what is made? Ethane. तो अब लोग क्या बोलते हैं कि हम तो उठे लिए थे क्लोरोमीथेन। बेटा क्लोरोमीथेन मीन्स एक कार्बन एटम वाला, इससे बना राइट, ये वाली चीज। क्लोरोमीथेन से इथेन बना, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हुआ। तो जब कभी भी आपको कार्बन डबल करने की बात आएगी, डबल, तो ये बात को ध्यान रखना होगा कि इट्स गोइंग टू बी आपको इसको वुड्स रिएक्शन की मदद लेनी होगी। यदि आपको बनाना है, और बनेगा ये इवन नंबर, यदि यहाँ पर C2H5Cl लिए तो क्या बनेगा? सोडियम एंड ड्राई ईथर में C4H10। यदि C3H7Cl उठाए हैं तो क्या बनेगा? C6H14 तरह की चीजें बनकर आएंगी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है कि आपको यदि ऑक्टेन बनाना है तो किस सब्सटेंस को यूज करोगे। क्लियर है? वुड्स रिएक्शन का काम समझ में आ गया आपको कि हैलो एल्केन्स क्या काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या डिफरेंस है? यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए तो Zn एंड HCl उठा लो, यदि डबल करना है तो वुड्स रिएक्शन यूज करो। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या है, यहाँ पर दो तरीके से काम होगा, इस बात को समझनी है। CH3COOH, सबसे पहले इसका A B हमने आपको बोला था, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, एंड B कोल्ड से इलेक्ट्रोलाइसिस।
what happens in this case from carboxylic acid when we are talking? ये carboxylic acid आपका soda line जब हम उठाएंगे, so this is your soda, next is lime here. What does it mean? इसको हम थोड़ा समझते हैं. This is soda here, this is lime. सबसे पहले salt बनाएगा ये. This is acid. It makes sodium salt. ये सोडियम सॉल्ट फिर उसी बर्तन में, क्योंकि उसी कंटेनर में, उसी बर्तन में NaOH के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं, and it results in the formation of Na2CO3 minus Na2CO3 होगा and makes what? CH4. This is methane and this one is water, right? तो क्या हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये एसिड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया, सोडियम एसिटेट बनाया, और उसी बर्तन में सोडियम एसिटेट फिर NaOH से कंबाइन करेगा, Na2CO3 हट गया, बन गया CH4. इसकी खासियत क्या है? ये रिएक्शन का यूज होता है टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. This reaction is used to decrease the number of carbon atoms by 1. जैसे डबल करने का तो वुड्स रिएक्शन का काम था, this reaction is used to decrease the number of carbon atoms by 1. By 1. तो ये आपका घटेगा कितना से? एक कार्बन एटम घट जाएगा. So what are we talking here? This reaction is used to decrease the number of carbon atoms by 1. जैसे सपोज करो CH3, CH2, COH हम उठा रहे हैं, ये रहा प्रोपेनोइक एसिड. हम यदि NaOH यूज करें और साथ साथ लाइम यूज कर लें, कौन सा सब्सटेंस बन के तैयार होगा? Which substance will come out? जरा दिमाग लगाना. प्रोपेनोइक एसिड लिए and this is soda here and this is lime. आपको क्या लगता है क्या बन के तैयार होगा? प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन के तैयार हो रहा है यहाँ पर? जल्दी बोलो. हाँ, ethane, right? This is going to make what? Ethane. एक कार्बन एटम, alkane with one carbon atom less की बात उठेगी, ठीक है? तो ये प्रोपेनोइक है, तो यहाँ क्या बन के आएगा? C2H6. देखो साथ साथ यदि आप इसको पढ़ते चले जाओगे तो एक फायदा ये रहता है यहाँ पर कि उसी समय दिमाग जागृत आपका होगा कि प्रोपेनोइक एसिड सोडा लाइम के साथ यूज हुआ. हम लोग इस रिएक्शन की बात ही करते हैं कि एक कार्बन एटम घटाया जाएगा, एल्केन बनेगा विद वन कार्बन एटम लेस. इसको ध्यान रखना है आपको. वुड्स का क्या काम था? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल कर देना. ठीक है ना? अब आ जाइए, ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला विद द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम बी साइड. नेक्स्ट वे हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आएंगे कोल्क्स इलेक्ट्रोलाइसिस बी. इसमें आपको लिखना होगा when sodium or potassium salt solution of carboxylic acid, when sodium or potassium salt solution of carboxylic acid undergoes electrolysis, alkane is produced.
ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एल्केन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड and hydrogen gas is produced at cathode. When sodium or potassium salt solution of carboxylic acid undergoes electrolysis, alkane is produced at anode. Yeah. And hydrogen gas is produced at cathode. ठीक है, इस वाले केस में आगे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? पोटासियम और सोडियम सॉल्ट की बात जब उठी है, दिस इज योर सोडियम सॉल्ट एंड सेकेंड इज वाटर. ये जब ब्रेक करेगा, ठीक है, प्लस Na plus, and H2 is going to break here as H plus and OH minus. मतलब जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, तो क्या नजर आएगा? इट्स दे आर गोइंग टू ब्रेक. ठीक है, वो जब ब्रेक किया जाएगा तो ब्रेक कैसे होगा? ऐसे, इस तरह से आयंस में टूटेगा. जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराइएगा, कैथोड एंड एनोड रख करके बाहर कनेक्ट किए हैं, तो ये और इसको पानी में लिया गया है, ये लोग टूटा आयंस में, इस तरह से. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएगा? व्हाट विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आपका आएगा Na प्लस एंड H प्लस आयन. ठीक है, Na प्लस एंड H प्लस में कौन आएगा? व्हाट वी फाइंड हियर, इसको देखना होगा. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाना है, यानी कि वहां जाकर के इससे अट्रैक्टेड कौन होगा? या तो H प्लस होगा या Na प्लस होगा, लेकिन उनको वहां रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है न्यूट्रल होने के लिए, तो H प्लस जाएगा. H प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन, यानी 2H प्लस आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म H2 गैस. ठीक है, और इट मीन्स इन दोनों में कोई एक ही जा सकता था जो उस चीज में स्मार्ट हो, इलेक्ट्रॉन गेन करने में. ये मेटल है, गेन करने में नहीं, लूज करने में ज्यादा स्मार्ट है. तो ये बात आपको समझ आ रही होगी. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन आएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर which is going to come here, that is CS3 COO minus. ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट डज इट मेक हियर? Two CS3COO minus, releasing 2 electrons to form 2 molecules of CS3COO. And this is going to, ये जो दो दिख रहा है आपको, CS3COO, ये CO2 यहां से रिलीज करेगा, -2 CO2, and it makes here CH3 CH3 इथेन. कौन से गैस निकल करके आएगा बाहर? इथेन गैस विल कम आउट. कहाँ आएगा? ये अपने आप इसको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. ये H प्लस गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, CS3CO माइनस गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, अट्रैक्ट होकर के वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज किया. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो स्टेटस आया है CS3COO, ये अपने आप 2 रूम टेम्परेचर पर रिलीज करेगा और CS3 बन गया. इसके बाद जो हमारे पास Na प्लस एंड OH है, ये Na प्लस एंड OH माइनस, NaOH absorbs CO2, absorbs CO2. ठीक है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एब्जॉर्ब करेगा CO2 एंड मेक्स इथेन और एल्केन in pure state.
ठीक है, ये जो NaOH है that is going to absorb CO2 and makes alkane in pure state. ये बात हमको समझ में आ रही है. जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ये बात हमको समझ में आ रही है. नेगेटिव पर 2H+ आयन will be gaining 2 electrons to form H2. Acetate will release 2 electrons to form CH3COO. उससे 2 CO2 निकल के बाहर आएंगे. CH3 that is going to be made. ठीक है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हम लोग को समझ में आ गई ये बात. और स्टेटमेंट यही रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलेंगे क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो क्या समझ में आया? सोडियम सॉल्ट of carboxylic acid aqueous solution undergoes electrolysis and results in the formation of alkane at anode. देख पा रहे हो? Yes, ma'am. At anode. Yes, miss. Yes, ma'am. And hydrogen gas is evolved at cathode. This is alkane here and this is hydrogen gas. Next आते हैं हम लोग. नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? ये बन गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एक बात को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ का कॉन्सेप्ट होगा वो एल्कीन अल्काइन में भी इस्तेमाल होगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझना जरा सा. फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टैंड्स फॉर व्हाट? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? स्टेट. कौन से स्टेट में है? सेकंड, सॉलिबिलिटी. मेनली कौन कौन सा होता है? देन सॉलिबिलिटी के बाद आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और फिर आएगा मेल्टिंग पॉइंट. स्टेट आपको देखना होगा, बुक में चेक कर लेना. C1 to C5 आपका मतलब मीथेन टू पेंटेन, दैट इज गोइंग टू बी इन गैसियस स्टेट. ठीक है, फिर C6 to C18 आपका लिक्विड स्टेट में होगा जिसमें केरोसिन वगैरह सब आता है. इसके अंदर केरोसिन आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, सब इसी के अंदर आता है, हेक्सेन से लेकर के 18 तक का. C18 अप इज सॉलिड, 19 अप इज सॉलिड. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है. C1 to C5 दैट इज गैस, C6 to C18 दैट इज लिक्विड, C19 अप इज सॉलिड. इसके बाद हम लोग आते हैं सॉलिबिलिटी की बात करते हैं. एल्केन मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन व्हाट? किस चीज में सॉल्युबल होगा एल्केन मॉलिक्यूल्स, ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो जानते हो एल्केन्स नॉन पोलर सब्सटेंस है. सॉलिबिलिटी फैक्टर जो है हर समय वर्क करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. Like dissolves like means polar dissolves in polar and non-polar dissolves in non-polar. तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो जितने भी अल्केन्स हैं that's going to dissolve in alkanes. इस तरह की बातें उठ करके आएंगी जैसे सॉलिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं. तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये नॉन पोलर है तो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर पोलर है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये होगा. लेकिन किसमें सॉल्युबल है? एल्केन्स दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है. एल्केन्स आर सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स, in other organic solvent.
Alkanes are insoluble in H2O and alkanes are soluble in other organic solvent. ठीक है, मतलब बेंजीन में soluble हो सकता है, किसी और चीज में soluble हो जाएगा, लेकिन ये आसान नहीं है. ये अक्सर soluble होते हैं आपका. What we said here, alkanes are insoluble in water but soluble in other organic solvent. ठीक है, ये हुआ solubility fact. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड स्टेट में एडजस्ट कर रहे हैं, कौन जल्दी बॉईल कर जाएगा, कौन लेट बॉईल करेगा. तो बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज इसके कॉन्सेप्ट पे याद रखिएगा अच्छे से. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉइलिंग पॉइंट चीज जो है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. Bonding boiling point is directly proportional to strength of intermolecular bonding. Second point, यदि कभी कई strength of intermolecular bonding का मतलब वो आपस में चिपका कैसे. यदि strength of intermolecular bonding same होगा, strength of intermolecular bonding, then it is directly proportional to molecular mass. ठीक है, फिर से सुन लें हम लोग. What is boiling point exactly? Boiling point factor किस चीज पे डिपेंड करेगा? Strength of intermolecular bonding. And यदि strength of intermolecular bonding same होगा, then it depends upon molecular mass. यदि molecular mass भी same होगा, then it depends upon branching. Inversely proportional to branching. देखो ये हम मीन क्या कर रहा है वो सुनो. क्वेश्चन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स. तुम देखते हो ना, केरोसिन तुरंत उड़ जाता है और पेट्रोल उड़ने लगता है, और ऑर्गेनिक के जितने सब्सटेंस है उड़ता है. उड़ता है का मतलब समझ रहे हो, उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम है. तो एल्केन्स आर हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट. क्या आंसर डालेंगे हम लोग यहाँ? बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट आंसर वी कैन पुट हियर? एल्केन्स आर हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट. आंसर हम लोग क्या डालने की कोशिश करेंगे? व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस? Ma'am, because they are saturated. ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि एल्केन्स आर नॉन पोलर. हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? एल्केन्स आर एसोसिएटेड थ्रू. आपस में चिपका हुआ कैसा होगा? नॉन पोलर आपस में कैसे चिपकता है? बहुत ही वीक लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन. सो एल्केन्स आर एसोसिएटेड थ्रू very weak London forces of dispersion. What do we say here? Alkanes are having lower boiling point. What can be reason for this? Alkanes are associated through very weak London forces of dispersion. मतलब आपस में जैसे कहते हैं ना कि बहुत हल्के कम फोर्स वाला चीज से इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है ये, जिसकी वजह से तुरंत उखड़ जाता है. तुरंत से उखड़ गया, तुरंत से गैसेस स्टेट में चला गया. दैट इज द रीजन फॉर दिस. Alkanes are associated through very weak London forces of dispersion. Remember that. ठीक है. इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है हम लोगों का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट normal pentane butane and propane. Normal butane, normal propane and normal hexane.
क्या हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं? मीन्स हाउ दे आर एसोसिएटेड, इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है तो आपको क्या लगता है? कौन अच्छे से स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर है? कंपेयर, यदि बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम लोग को करना है, कौन आपस में अच्छे से जुड़ा हुआ होगा? क्या लगता है आंसर में क्या जाएगा? विच इज एसोसिएटेड थ्रू, मतलब स्ट्रांगली। आपको अभी हम क्या सिखाए थे कि ये लोग आपस में तो जुड़ा हुआ लंदन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन से ही, पेंटेन हेक्सेन सब, मतलब कि सबके बीच में जैसे किसी में फेविक्विक चिपक से चिपकाया जाता है तो इन लोगों को पानी से चिपकाया गया है, ठीक है? तो लेकिन यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तब आप किस चीज पे डिपेंड होता हुआ दिखाइएगा? मॉलिक्यूलर मास, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू से हियर, इस वाले केस में more molecular mass, more boiling point. So what are we going to write here? यहाँ पर normal hexane greater than normal pentane. Greater than normal pentane, greater than normal butane, and greater than normal propane. Propane, butane, and then normal propane. Reason क्या बोलिएगा? With the increase in molecular mass, strength of intermolecular bonding increases. Strength of intermolecular bonding increases. ठीक है? What are we talking here? With the increase in molecular bonding mass, strength of intermolecular bonding increases. समझ आ रही है? जितना molecular mass बढ़ाइएगा, strength of intermolecular bonding बढ़ेगा. That's a part here. Next हम लोग क्या बात करेंगे? इस केस में क्या हम लोग को समझ में आ रही है? Molecular mass बढ़ा, strength of intermolecular bonding बढ़ा है, इसमें कोई परेशानी नहीं. एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं. Compare boiling point in normal hexane, isohexane, and neohexane. ठीक, इस तरह से क्या लगता है? Ma'am, normal hexane will have the highest boiling point. Normal has highest, then Then iso and then neo. iso and then neo. क्या रीजन क्या डालोगे? Ma'am, It because is the inversely proportional to branching of alkanes. Exactly. So with the increase in branching, ब्रांच जैसे ही बढ़ेगा ना, strength of intermolecular bonding with the increase in branching, सबसे पहले क्या है? Surface area in contact for intermolecular bonding decreases. Bonding decreases. What are we talking here? Normal, iso, and neo. Compare. Suppose we have to do comparison with the boiling point. Normal, iso, and neo में ये सेटअप है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? जरा सा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा.
थोड़ा सा यदि हम लोग देख पा रहे हो हमको, तो एक बात को समझने की कोशिश करना। जैसे बेटा ये दो चीज को हम चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि देख पा रहे हो इसको, तो फेविकॉल लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया, इसको चिपकाने की कोशिश की। ठीक है, दिख पा रहे हैं सभी को? दूसरा इंडिकेशन Yes, miss. दूसरा एक इस तरह से चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने पे फेविकॉल लगाए, ठीक है, और यहाँ पर फेविकॉल लगाए, चिपका दिए। दूसरा हम इस तरह से किए, ऐसे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख रहे हो कुछ चेंज नजर आ रहा है? केवल यहाँ पर फेविकॉल लगाए हैं और यहाँ पर फेविकॉल लगाए हैं थोड़ी दूर पर। कौन ज्यादा मजबूत होगा, इस तरह से चिपकाने का अंदाज या सेकंड वाला ऐसा? फर्स्ट वन। First one. मजबूत कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। वजह क्या बोलोगे? जितनी Large दूर surface में area in वो contact. आप लगाइएगा, जितना दूर से सरफेस एरिया इन कांटेक्ट होगा, वो आपको मदद करेगा जानने में, वो मजबूती बढ़ाता है। सो विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग व्हाट हैपेंस, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग डिक्रीजेस। मतलब ज्यादा दूर तक आप फेविकॉल नहीं लगा सकते हैं, hence boiling point decreases. ठीक है, ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आपको खूब रहता है, ये 3 पर रीजनिंग्स आएंगे और ध्यान रखिएगा, इस पर रहता है काफी क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इस पर उठा रहे थे, बात कर रहे थे। अब आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट इस वाले प्रॉपर्टीज में, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड से लिक्विड पे ले जाना है। तो दिस इज किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आपको मालूम है कि मास ज्यादा रहेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मोर मॉलिक्यूलर मास, मोर मेल्टिंग पॉइंट, रिमेंबर दैट। इसके अलावा ये बात तो हम कह दिए, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, सिमेट्रिकल पैकिंग। अच्छे से पैकिंग यदि की गई है, अच्छे से अरेंज किया हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। कहीं पर भी सिमेट्रिकल पैकिंग आपको दिखेगा, तो ये 2 बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है इस एल्केन्स वाले में, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि एल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर विद इन अ मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन एक फेनोमेनन होता है। ठीक है, कन्फर्मेशन होता है। अब ये हमको जानना जरूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कन्फर्मेशन। तो इसको बताने के लिए इस केस में जरा सा यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि एल्केन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली वैसे ही बॉन्ड होता है जैसे सपोज करो कि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल के साथ इनकी ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का की ओवरलैपिंग जो होती है वो ऐसे फ्री रोटेशन दिखाता है, जैसे पेन का कैप देख रहे हो, सब लोगों को दिख रहा होगा। ये चीज जैसे आप आराम से उसको रोटेट कर सकते हो, तो कोई भी कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है ये आराम से रोटेट करेगा। देख पा रहे हो इस चीज को? कहता है क्या, क्योंकि Yes, ma'am. हाँ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड रोटेट करता रहता है। तो अभी सपोज करो कि इस कार्बन, हर कार्बन आटम को 4 बॉन्ड बनाने की आदत है। ये कार्बन यदि बॉन्ड बनाया, पेंसिल से हम दिखा रहे हैं, इसने बॉन्ड बनाया और दूसरे कार्बन के पास ये बॉन्ड है, ठीक है। और हम लोग सभी, सपोज ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको हमने इस तरह से पेन पकड़ा दिया कि आप ऐसे ही रखिएगा, ये काला वाला जो है इस पेंसिल के साथ, ये पेन है, ये पेंसिल के साथ पैरेलल में रहना चाहिए। लेकिन हम लोग सबको मालूम है, हम लोग जितने भी, सपोज करो कि 40 आदमी बैठे हुए हैं, 40 आदमी को ऐसे ही हम लोगों ने पकड़ाया पेन और बोले कि ये देखो रोटेट कर रहे हैं। तो 40 आदमी बैठे बैठे क्या करेगा, उनका हाथ अपने आप घूम जाएगा ऐसे। 40 में से किसी एक आदमी हो सकता है ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा आदमी के साथ चांस है क्या कि उसका हाथ फ्री रोटेशन की वजह से, हम कुछ नहीं किए, बस पेन एंड कैप के बीच में फ्री रोटेशन हुआ,
तो दूसरा आदमी के पास ऐसा चला गया पेन कंस्ट्रक्शन। सोच पा रहे हो इस चीज को? तीसरा आदमी के पास पता चला पेन ऐसे पड़ा हुआ है, चौथे के पास ऐसा है, पांचवा जो है वैसे ही नॉर्मल है जैसे पहले लिया गया था। तो तुमको लगता नहीं है कि लगातार ये वाले पेन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पेंसिल लगातार चेंज हो रहा है? और क्यों हो रहा है? मतलब दूसरा इंसान के पास अलग क्यों है, तीसरा के पास अलग क्यों है? क्या क्या चेंज आया है? शुरुआत में ऐसे रखें, दूसरा आदमी जो है वो उसको भी ऐसे ही पेन बना दिया गया था, लेकिन वो ऐसे कर लिया, तीसरे ने ऐसे कर लिया, चौथे ने वापस किया, पांचवा फिर नॉर्मल दिख रहे हैं। तो पता चला कि ये जो एक कार्बन एटम के से जो बॉन्डेड एटम्स है उसका जगह, उसका ओरिएंटेशन बदल रहा है पहले वाले कार्बन एटम के बॉन्डेड एटम के रिस्पेक्ट में। दूसरे एटम के जो बॉन्डेड एटम्स हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, उसका जगह बदल रहा है बार बार विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम। और जो अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं उसको कन्फर्मर बोलते हैं। जो अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे? विल से दैट इज व्हाट? कन्फर्मर। ठीक है, तो अब इसको यदि ऑनेस्टली यदि बात करो तो कितने कन्फर्मेशंस आपको दिख सकते हैं? मतलब ये अल्केन में दिखेगा ये कन्फर्मर्स, ये दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ अल्केन where free rotation about carbon-carbon bond is possible. Carbon-carbon bond is possible. ठीक है, इससे क्या होगा? Orientation of bonded atoms on one carbon atom with respect to another carbon atom differs. Orientation of bonded atoms of one atom, carbon atom with respect to another carbon atom differs. And they are called conformers. उसको क्या बोलेंगे? जो अलग अलग डिफर कर रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कन्फर्मर्स। तुम बोलोगे कि सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन विश्वास नहीं करोगे सबके प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहे हैं। ये जो हम पेन का ओरिएंटेशन दिखाए आपको, प्रॉपर्टीज में जबरदस्त फर्क आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? इस केस में infinite number of conformers will be there. Infinite number of conformers exist. कितने नंबर ऑफ कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करने जा रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? कि आपको हम तो 4 मेजर दिखाए ओरिएंटेशन, लेकिन वहां पर ढेर सारा होगा। सो दिस नंबर यू नीड टू रिमेंबर। लेकिन साइंटिस्ट लोग ने इथेन का एग्जाम्पल लिया +2, मतलब हम लोग +2 में पढ़ते हैं, इथेन का एग्जाम्पल लिया और दे शोड, 2 साइंटिस्ट आगे बढ़े, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, मतलब 2 तरीके से इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दिखाएंगे, सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन। प्रोजेक्शन कौन कौन से हो गए? इथेन के केस में 2 प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स एक हुआ, दूसरा न्यूमैन हुआ। ये लोग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए टू शो कन्फर्मर्स। फिर से बोलो, हम क्या बोले? ये सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन कौन है, क्या है? इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टू रिप्रेजेंट, टू प्रेजेंट व्हाट? कन्फर्मर्स। ठीक है, एंड इनका प्रेजेंट करने का स्टाइल अलग था।
out of infinite number, two conformers were selected. Two conformers are discussed, that is, दो conformers डिस्कस होते हैं. एक हो गया eclipsed, एक ऐसे बात करेंगे staggered, and दूसरा eclipsed. ठीक है, दो कन्फर्मर की बात करें. फर्स्ट इज स्टैगर्ड एंड सेकेंड इज eclipsed. क्या समझ आ रही है? आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर we have two conformers and those two conformers are what? Staggered and eclipsed. फिर से सुन लो, इतने सारे में से दो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दो साइंटिस्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, एक न्यूमैन और दूसरा सॉहर्स. एंड इन दोनों में बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, दो कन्फर्मर्स था, एक स्टैगर्ड एंड दूसरा वी आर टॉकिंग एज व्हाट? eclipsed. राइट. आगे हम बात करें ये स्टैगर्ड एंड eclipsed में. एंड eclipsed मतलब इनफाइनाइट नंबर में ये दो को उठाया. तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन. इसमें कहा गया कि आप यदि इथेन उठाते हो, ठीक है, यदि आप न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से चल रहे हो और उठा रहे हो इथेन, पहला कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कीजिए सामने सर्कल से. एंड आपको मालूम है कि ये लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो टेट्राहेड्रल दिखाएंगे ऐसा कुछ, H, H and H, these three, and this is the fourth one. जो ये वाला है ना, जस्ट इसके पीछे होगा, that's going to be just behind this C. ये H हुआ, ये H हुआ, ये H हुआ, ये सामने. और कहाँ है चौथा बॉन्ड? पीछे. पीछे दिख नहीं रहा है. जैसे आप क्या करोगे बेटा, जैसे टेबल हम लोग बनाते हैं, याद करो एक टेबल जिस पे हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, तो जो पीछे वाला है यहां तो हम ऊंचा करके दिखा दिए, लेकिन यदि स्ट्रेट देखोगे तो पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो बॉन्डेड एटम्स है वो दिख रहा है. यदि वो एकदम अच्छे से पीछे साइड से दिखता हुआ नजर आ रहे हैं और बिल्कुल बीचों बीच दिख रहे हैं, इसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे. कौन सी फॉर्म बोलेंगे इसको? स्टैगर्ड. समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. सुने या नहीं? Yes, ma'am. हेलो. Yes, miss. राइट. एक्लिप्स क्या होगा? एक्लिप्स मतलब ढक जाना. पहला कार्बन एटम को वैसे ही दिखा रहे हैं, इसका बॉन्डेड एटम सामने वैसे ही रहेगा. रिप्रेजेंटेशन पेपर पे कैसे दिखाया जाता है वो देख लो. एंड जो पीछे वाला कार्बन एटम एग्जैक्टली बिहाइंड है और एक्लिप्स के हिसाब से वो ढक गया है. This is covered, hidden. क्या समझ में आई आपको? H1, H1, H1 ऐसा रहा एंड H2 एग्जैक्टली पीछे पीछे. दिस इज हिडन. इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? Eclipsed. ठीक है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हुआ, eclipsed फॉर्म हुआ. तो उनको ये बात बताओगे किसमें आपको लग रहा है कि लड़ाई होने के चांसेस हैं बॉन्डेड पेयर्स के? स्टैगर्ड में या eclipsed में? Eclipsed. eclipsed में.
जहां लड़ाई होती है वहां अनस्टेबिलिटी होती है, राइट? तो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड में स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, is more stable than eclipsed. Eclipsed as less bonded pair repulsion takes place. Bonded pair repulsion takes place in staggered form. Right? What we discussed here is more stable than eclipsed form. Reason क्या है? Less bonded pair repulsion takes place in staggered form. ठीक है, नजदीक नहीं है। ये था आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस हिसाब से हमने प्रोजेक्शन किया। स्टैगर्ड में भी दिखा देते हैं आपको, इसी को दिखाने का तरीका, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या करना होगा? ये जो कार्बन जो है आपका, जो 2 कार्बन एटम्स हैं, उसको बेटा ऐसे दिखाना होगा। एक कार्बन को सामने, इसका पहला हाइड्रोजन एटम इस तरह से, एंड दूसरा कार्बन इज एग्जैक्टली सामने दिखता हुआ। जैसे हम क्या बोले थे कि टेबल दिखाते हैं, तो एक टेबल का जो कॉर्नर यहाँ दिख रहा है, उसका पीछे वाला जो है वो ऐसे टिल्टेड है, उठा हुआ, वैसे ही किए हैं। इसके पीछे वाला उठा करके दिखाया जा रहा है। एंड स्टैगर्ड में यहां से तुम देखने की कोशिश करोगे, व्यू आपका इसके थ्रू होगा, तो ये इन दोनों के बीच में ये दिखेगा, इन दोनों के बीच में ये दिखेगा, इन दोनों के बीच में ये दिखेगा। दिस इज नेम्ड एज स्टैगर्ड। एंड सेकंड क्या होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म ये वाली, मतलब जस्ट इसके पीछे पीछे, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो दिस इज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। तो आपको इसमें कंफर्मेशन में यही चीज करना था। देखो इनफाइनाइट नंबर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से वी आर हैविंग ओनली 2 फॉर्म्स, which 2 फॉर्म्स? स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। एंड क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो विल टेक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब हमारे पास 3 क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस मैक्सिमम है, मतलब इस वीक में आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है।